हेलो फ्रेंड्स, एन के अकेडमी 36 में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल सके। धन्यवाद। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आँखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? तो 100 माइक्रोन। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो ये जैनसन तथा जैनसन ने किया। अगला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो ये हो जाएगा लीवेनहॉक। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया है नॉल तथा रस्का ने। अगला प्रश्न है, वायराइड्स की खोज किसने किया? तो ये थियोडर डायनर ने किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायराइड्स के विषय में सही नहीं है? तो गलत को हमको चुनना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, ये सही है। अगला ऑप्शन नंबर बी है, यह केवल पौधे में पाए जाते हैं तथा कई प्रकार के बीमारियां पैदा करते हैं, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है, वायराइड्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं, ये गलत है। अगला ऑप्शन है, वायराइड्स परपोसी के एंजाइम में मदद से गुणन रिप्लिकेशन करते हैं, ये सही है। तो इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रियॉन क्या है? तो प्रियॉन क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये असामान्य प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिका द्वारा निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका को प्रभावित करने वाला रोग स्कॉर्पी जिसके कारण होता है, तो वो कौन सा है? तो वो प्रियॉन है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के क्रोयूट सल्फेट या को बीमारी किसके कारण होती है? तो ये प्रियॉन के कारण होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पीआरपीसी प्रियॉन रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अगला कथन है, पीआरपीएससी प्रियॉन रोग उत्पन्न करने के योग्य हो जाते हैं, ये भी मेरा सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा 11 का सी नंबर, 1 और 2 दोनों सही। अगला प्रश्न है, असामान्य प्रोटीन अणु प्रियॉन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? तो ये हो जाएगा 254 अमीनो अम्ल से बने होते हैं। अगला है, गाय में होने वाला मेड का बीमारी या बीएसई का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रियॉन। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो ये लीवेनहॉक ने किया था सूक्ष्म जीवों की खोज सबसे पहले। अगला है, माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो ये लीवेनहॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, सूक्ष्म जीव की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय जीव को रखा जाता है, सही है। अगला कथन है, कुछ कोशिकीय सजीव जैसे कवक एवं कुछ शैवाल भी सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं, सही है। अगला कथन है, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के जलवायु और पारिस्थितिकी में पाए जाते हैं, ये भी मेरा सही है। इस तरह ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 2 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमको गलत को चुनना है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, सभी वायरस परजीवी होते हैं, ये सही है। अगला ऑप्शन है,
भोज्य पदार्थों के लिए परपोषी पर निर्भर होते हैं, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है वायरस में श्वसन की क्रिया होती है, ये गलत हो जाएगा। इस तरह मेरा ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे क्या कहते हैं? तो तब उसे जो है कि विरियन कहते हैं। अगला प्रश्न है पौधे में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधे में किया गया था? तो यह हो जाएगा तंबाकू। अगला प्रश्न है तंबाकू में मोज़ेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका सर्वप्रथम पता आइवन विस्की ने लगाया था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम रोगी पौधे से वायरस को रवेदार रूप क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेनले। अगला प्रश्न है वायरस क्या है? तो ये हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी, ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वायरस में श्वसन नहीं होता है, तो ये सही है। अगला कथन है वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकते हैं, ये भी मेरा सही है। तो इस तरह ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी, एक और दो दोनों सही। अगला प्रश्न है टोबैको मोज़ेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, तो कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आरएनए में होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है? तो ये डिप्थीरिया जो है कि वायरस द्वारा नहीं होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवान विस्की के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है विषाणु माने जाते हैं, तो विषाणु क्या माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप। अगला प्रश्न है HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो ये हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी। अगला प्रश्न है एड्स फैलता है, तो एड्स किससे फैलता है? तो शारीरिक संपर्क से फैलता है। अगला प्रश्न है एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई? तो ये 1981 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच जो है कि एड्स की पहचान करती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी, उसके बाद कार्ट कॉम्बिनेशन एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी तथा आर्ट एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एड्स से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO की स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी 1992 में। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1992 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन वायरस से फैलने वाला बीमारी है जिसकी वाहक मादा एडिस एजिप्टी मच्छर होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है, डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया। अगला प्रश्न है जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही को चुनना है, तो 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। तो पहला कथन है यह एक विषाणु जनित रोग है, सही है। अगला कथन है यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के द्वारा होती है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है तो यह रोग सुअरों के माध्यम से भी फैलता है, तो ये भी मेरा ऑप्शन सही है। इस तरह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं? तो ये हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। अगला प्रश्न है, विषाणु वृद्धि कर सकता है? तो विषाणु किसमें वृद्धि कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, केवल जीवित कोशिका में। अगला प्रश्न है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये सही है। ये इसमें शोषण नहीं होता, ये भी सही है। कोशिका के बाहर इसमें उपापचय की क्रिया नहीं होती है, ये भी मेरा सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, विषाणु सजीव माने जाते हैं क्योंकि? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसका आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है, ये सही है। यह जनन कर सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, तो इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है, ये भी सही है। अगला है, टीएमवी संबंधित है। तो टीएमवी किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणुओं से। अगला प्रश्न है, सार्क क्या है? तो ये हो जाएगा विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, आलू में मोजेक रोग का कारक क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रोग का कारण वायरस है? तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आलू का लीफ रोल, ही सही है। उसके बाद अगला ऑप्शन है भिंडी का पीत सिरा रोग, ये भी सही है। टमाटर का लीफ कर्ल, ये भी वायरस से होता है। तो इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। विषाणु क्या होता है? तो विषाणु हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अगला प्रश्न है, वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो ये कैप्सिड कहते हैं, ऑप्शन नंबर एक। जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु से होती है। अगला प्रश्न है, मुर्गियों का होने वाला एक भयंकर संक्रामक रोग रानीखेत का कारण कौन से सूक्ष्मजीव है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, विषाणु। अगला प्रश्न है, मुर्गियों को होने वाला हैजाफ फॉल कोलेरा का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित बीमारी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। खसरा, छोटी माता, चेचक, ये सभी जो है कि विषाणु से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो ये हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का विकास किसने किया? तो ये चेचक के टीके का विकास किया था, ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर ने। अगला है, विषाणु क्या है? तो विषाणु ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और कोशिकीय है। अगला प्रश्न है, किस रोग का भारत में पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक। अगला प्रश्न है, रेबीज क्या है? तो रेबीज जो है कि विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रोग में गर्दन के पेशियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है तथा पानी को देखकर डर लगता है? तो ये हो जाएगा रेबीज। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से। अगला प्रश्न है, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H5N1 को एवियन इन्फ्लुएंजा से निरूपित करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित करते हैं, तो स्वाइन फ्लू को किससे करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H1N1 से। अगला प्रश्न है, ओसेल्टा मिवीर नामक औषधि उपयोगी है, तो किसके लिए उपयोगी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, स्वाइन फ्लू के उपचार में।
अगला प्रश्न है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जीरोबुडिन AZT। तो अगला प्रश्न है, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोग पर विचार कीजिए। तो इसमें विषाणु जनित रोग को खोजना है, कौन कौन सा है? तो ये पढ़ लेते हैं ऑप्शन। ये रेबीज जो है कि विषाणु से होता है, खसरा भी विषाणु से होता है, फ्लू भी विषाणु से होता है, तो ये ट्रोकोमा जो है कि विषाणु से नहीं होता है, ये जीवाणु से होता है। तो इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला संक्रामक रोग होते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा सही है। अगला कथन है, अनुवांशिक रोग संक्रामक नहीं होते हैं, ये भी सही है। तो इस तरह ऑप्शन हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों सही है। मंकी फीवर रोग होता है तो किससे होता है? तो ये हो जाएगा वायरस से होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? तो ये हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर बी मम्स, रेबीज और हर्पीस, ये तीनों जो है कि विषाणु जनित बीमारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो एड्स का संचरण होता है, ये किससे होता है? इसके बारे में जानना है। तो पहला कथन है, ये लैंगिक संभोग से एड्स हो सकता है। उसके बाद रक्तदान से, इसे भी एड्स का हो सकता है। मच्छर और अन्य रक्त चूसक कीटों से इससे नहीं हो सकता है। अपरा प्लेसेंटा के संपर्क से इससे एड्स हो सकता है। इस तरह मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी 1, 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, पोलियो का कारण क्या है? तो पोलियो का कारण हो जाएगा विषाणु, ऑप्शन नंबर बी। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 71 का बी हो जाएगा, पोलियो से साल्क टीका संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रोगाणु पर एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु। अगला प्रश्न है, त्वचा एवं आँखों के सफ़ेद भाग का पीला होना किस रोग का लक्षण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेपेटाइटिस या पीलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं? तो ये इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में किसकी खोज की थी? तो ये टीका की। अगला प्रश्न है, टीका क्या है? तो टीका एंटीजन है एक प्रकार का। अगला प्रश्न है, संक्रमित रक्त शुक्राणु तथा माँ के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना नहीं होती है? तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सही, एड्स होगा। एड्स होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोलियो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत को खोजना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हेपेटाइटिस बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह ही संचारित होती है, ये सही है। अगला ऑप्शन है, हेपेटाइटिस C का टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस B का कोई टीका नहीं होता, ये गलत हो जाए, गलत है दोस्तों। तो इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे भी पढ़ लेते हैं। सार्वभौम रूप से हेपेटाइटिस B और C विषाणु से संक्रमित व्यक्ति की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक होती है, तो ये सही है। अगला ऑप्शन नंबर डी है, हेपेटाइटिस B और C विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों के अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जापानी इंसेफेलाइटिस।
अगला है चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरियोला वायरस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो गलत को चुनना है। तो रूबेला वायरस से खसरा होता है, ये सही है। वेरियोला वायरस से चेचक होता है, ये भी सही है। वेरियोसेला वायरस से छोटी माता होता है, ये भी सही है। मिक्सो वायरस से प्लेग होता है, तो ये गलत हो जाएगा। मिक्सो वायरस से इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा। अगला प्रश्न है पोलियो या जॉन्डिस या हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लाल आदि से होता है, तो हेपेटाइटिस इसमें ये गलत हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी से होता है, रुधिर, लार आदि संक्रमित होता है, इसमें हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। उसका अगला है हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी द्वारा होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये हेपेटाइटिस ए से होता है। तो इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो सही है। अगला प्रश्न है चेचक के प्रति टीकाकरण का समावेश किया जाता है, तो चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवित प्रतिरक्षाओं का। अगला प्रश्न है सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन का सहायक है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापानी इंसेफेलाइटिस। अगला है रेबीज के वायरस से संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो पढ़ लेते हैं। कुत्ते अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाते हैं, सही है। कुत्ते सुस्त एवं मौन होकर किसी एकांत स्तर पर पड़े रहते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन है? तो ये हो जाएगा RSV विषाणु। अगला प्रश्न है डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, प्लेटलेट्स की। अगला प्रश्न है जीका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा संचारित होता है? तो ये हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर बी, एडिस मच्छर से जो है कि जीका वायरस संचारित होता है। अगला प्रश्न है जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र को। अगला प्रश्न है इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। अगला प्रश्न है बैक्टीरियोफेज है, तो बैक्टीरियोफेज क्या है? तो ये हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर एक, ये एक विषाणु है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है, तो ये प्रोटीन और DNA पाया जाता है। युवा व्यक्ति में HIV या एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांश तथा संबंध होती है? तो ये हो जाएगा तीव्र दीर्घ अस्थि शिरोवेदना से। अगला है किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने के द्वारा जो है कि टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, HIV। अगला प्रश्न है एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, जो क्या है? तो ये हो जाएगा विषाणु, रेट्रो विषाणु है एक प्रकार का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस एक व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? तो ये हो जाएगा जॉनस एडवर्ड सॉल्क। अगला प्रश्न है इलिसा का पूरा नाम क्या है? तो ये एंजाइम लिक्विड लिंक्ड आयन सर्वेंट एसे है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं एलिसा का पूरा नाम ELISA का पूरा नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड आयन सर्वेंट्स एसे। अगला प्रश्न है एड्स चेचक व पोलियो में क्या समानता है? तो ये हो जाएगा 100 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ये विषाणु द्वारा होते हैं। अगला है जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज ऑप्शन नंबर सी, लीवन हॉक ने किया था।
अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कीबैक्टीरियो। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणुओं से रोग फैलते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लुई पास्चर तथा कोच ने। अगला है जीवाणु होते हैं, तो जीवाणु क्या होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी और प्रपोषित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 70S। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। सही कौन कौन सा पढ़ लेते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, सही है। जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, ये भी सही है। जीवाणु अकेले तथा समूहों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। ये जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये गलत है। अगला प्रश्न है जीवाणु को पौधे माना जाता है क्योंकि, तो ये हो जाएगा इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है, तो कौन सही है देख लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवाणुवी कोशिकाओं में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जीवाणु की आकृति विषाणुओं के तुलना में बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा और सही है। अगला है जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होते हैं, जीवाणु विषाणु फिल्टर से पास हो जाते हैं, सही है। फिर से एक बार देख लेते हैं, जीवाणु की आकृति विषाणु के तुलना में बड़ा होता है, ये सही है। अगला है ऑप्शन कथन नंबर 2 है, जीवाणु फिल्टर से पास नहीं होती है जबकि विषाणु फिल्टर से पास होती है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है प्रश्न है जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडलित डीएनए। अगला प्रश्न है जीवाणु की साधारण आकृति होती है, तो कैसी होती है, तो ये छड़ रूपी होती है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है जीवाणु जो कोमा के आकार के होते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा वाइब्रियो। अगला है गोल आकृति वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोकाई। अगला प्रश्न है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये गोलाणु हो जाएगा। अगला है एक सर्पिल जीवाणु को क्या नाम दिया गया, तो ये स्पाइरिलम नाम दिया गया। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु में। अगला प्रश्न है जीवाणु कोशिका में अभाव होता है, तो किसका अभाव होता है, ये इनमें से सभी सबका अभाव होता है। केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रिका का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली का भी अभाव होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु। अगला प्रश्न है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, तो क्या कहलाता है देख लेते हैं। 120 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्निकी लवक। अगला है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमेटोफोर। अगला प्रश्न है जीवाणु में श्वसन का स्थान क्या है, तो ये हो जाएगा कोशिका झिल्ली। अगला है साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलहरित शैवाल।
नीलहरित शैवाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइनोबैक्टीरिया होते हैं, तो ये होते हैं प्रकाशीय स्वपोषी। अगला प्रश्न है 125 नंबर, जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है, तो ये क्रिस्टल वायलेट उपयोग होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा जीव है, तो ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, सबसे छोटा जीव है। अगला प्रश्न है जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। अगला प्रश्न है नोड्यूल पाए जाते हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चना में। अगला प्रश्न है मूल ग्रंथियां रूट नूडल्स पाई जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी लेग्यूमिनस पादपों में, किंतु अन्य पौधे में भी कभी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा फसल सहायक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फली। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है, तो ये हो जाएगा 131 का राइजोबियम और एजाटोबैक्टर दोनों सही है, इसका हो जाएगा नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण करना, लैग हीमोग्लोबिन का कार्य है। अगला प्रश्न है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीवाणु जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रसीवन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। अगला प्रश्न है जीवाणुओं को पौधा माना गया क्योंकि, तो ये हो जाएगा 135 का बी नंबर हो जाएगा, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालों के समान की संरचना कहलाती है, तो ये हो जाएगा बी नंबर पिलाई या फिम्बरी। अगला प्रश्न है हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जीव पीपीएलओ कहलाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है उनके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोशिका भित्ति के कारण। अगला प्रश्न रिकेटेसिस एक समूह है, तो ये किसका समूह है, बैक्टीरिया का समूह है रिकेटेसिस। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप से पाए जाते हैं, तो ये न्यूक्लियोलाइड्स पाए जाते हैं। मानव के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो ये हो जाएगा एसरसियाई कोलाई। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो किससे उत्पन्न होती है, ये हो जाएगा क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। अगला प्रश्न है मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनाबिना। उसके बाद अगला प्रश्न है दही जमने में निम्नलिखित में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा 146 का ऑप्शन नंबर 1 जीवाणु का। अगला प्रश्न है चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध का उत्पन्न किया जाना कहलाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्यूरिंग।
अगला है साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान के खेत में। अगला प्रश्न है स्वतंत्र जीवी अवयवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोस्ट्रीडियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जीवी स्थिरीकारक जीवाणु है, तो ये हो जाएगा फ्रैंकिया।